हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो 25 जनवरी 2023 को ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक विद्युत सेल और बल्ब से बने विद्युत परिपथ के दो खुले सिरे बनाती है तारों को एक एक करके निम्नलिखित द्रव में डुबोया गया और नोट किया गया कि बल्ब जला या नहीं। तो किए गए अवलोकन में निम्नलिखित द्रव और प्रदीप्त किए गए बल्ब दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी द्रव द्रव हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें क्या हो सकते हैं बी सी। ए में जो है हमारा बल्ब जो है प्रदीप्त हो गया, बी सी में नहीं जला और डी में जो है जल गया। यानी ए और सी जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती होगी, आयन पाए जाते होंगे, और बी और सी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती होगी और आयन नहीं पाए जाते होंगे। देख लेते हैं ऑप्शन। औसत सल्फेट ए में जला है, तो औसत सल्फेट तो हमारा आयन पाए जाते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बी में होता है चीनी का विलयन, बी सी चीनी के विलयन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। और आसुत जल सी में भी नहीं जला है, तो इसलिए आसुत जल में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। फोर्थ में कंडक्ट हो रही थी, यानी लवणी जल, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होता है पहला ही सही हो गया। यानी कॉपर सल्फेट में इलेक्ट्रिसिटी आयन पाए जाते हैं और लवणी जल में भी पाए जाते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट और लवणी जल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है बल्ब जलेंगे, और चीनी का विलयन आसुत जल में बल्ब नहीं जलेंगे, इसमें क्योंकि आयन नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से पूछा है। तो दूध का जो दही में परिवर्तन होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले में दिया है ये एक भौतिक परिवर्तन, तो नहीं होगा। दूसरे में दिया ये एक भौतिक अनुत्क्रम, ये भी नहीं होगा। तीसरा है रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय, और चौथा है रासायनिक और अनुत्क्रमणीय। तो दूध से हम दही तो बना लेते हैं, लेकिन दही से दूध हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा। दूध से दही जो बनना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी दही से फिर पुनः दूध हम नहीं बना सकते, इसलिए वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो 4th आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यू एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग एंटासिड के साथ साथ धोने और बेकिंग उत्पादों में किया जाता है। इसकी रासायनिक प्रकृति एक्स है, तो एक्स में हल्दी का विलयन डालने पर यह वाई हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तित हो जाता है, तो डब्ल्यू समानता का नाम जेड है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है। तो देख लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे दो ऑप्शन में दिए हैं, यानी तीसरे और चौथे में। और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रवृत्ति होती है क्षारीय होती है या अम्लीय होती है, तो अम्लीय नहीं होती, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन कट गया। सोडियम बाइकार्बोनेट की जो क्षार प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट में हम हल्दी डालते हैं, यानी क्षार में जब हम हल्दी डालते हैं, तो उसका रंग जो है भूरा या लाल कलर का हो जाता है, तो इसमें दिया है लाल कलर हो जाएगा। यानी ये हमारा सोडियम डब्ल्यू जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और एक्स जो है हमारा क्षारीय हो गया, और वाई जो है हमारा हल्दी यानी लाल रंग देता है और बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। जो जेड है यानी बेकिंग सोडा हो गया, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इनमें कोश की संरचना नहीं होती, इनमें डीएनए या आरएनए होता है, ये लघुत्तम से जीवित इकाई है, ये स्वयं प्रजनन करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी ए। इसमें कोश का संरचना नहीं पाई जाती। जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उसमें कोश की संरचना नहीं पाई जाती। ये डीएनए या आरएनए के बने होते हैं, ये भी हमारे राइट ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा। और सूक्ष्म जीव लघुत्तम जीवित है, तो ये हमारा कट जाएगा। और ये स्वयं प्रजनन करते नहीं, बल्कि ये जीवित कोशिका में जाके उसमें प्रजनन करते हैं। कोई जीवित कोशिका है तो उस पर जाके ये प्रजनन करते हैं। विषाणु जैसे ये अभी कोरोना है, ये विषाणु ही था, जब जीवित कोशिका में अटैक करते हैं तब ये प्रजनन करते हैं, वरना ये मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। इसलिए हमारा फोर्थ कट जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए बी सही है। ए बी हमारा दूसरे ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप लेखी में मुख्यतः होता है कंपन क्षण या विद्युत चालक या विद्युत चुंबक या वायु दाब मापी। तो भूकंप लेखी का यंत्र जो होता है वो
कंपन क्षण हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से जीवों और उनके श्वसन अंगों का समुच्चय का मिलान करिए। तो चलिए मिला लेते हैं हम। केंचुआ का मिलान जो हो जाएगा वो हमारा त्वचा हो जाएगा। केंचुआ जो होता है त्वचा से सांस लेता है, इसलिए ए का मिलान हमारा सेकंड से हो जाएगा। काकरोच जो है वो श्वसन तंत्र यानी ट्रैकिया से सांस लेता है, इसका जो हमारा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। और डॉल्फिन जो होती है वो फुसफुस से सांस लेती है, इसलिए हमारा सी का ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा। और घींगा जो है वो क्लोम द्वारा सांस लेता है, इसलिए हमारा डी का जो है मिलान पहले से हो जाएगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट किस में है देख लेते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमारा पहले ही ऑप्शन में हमारा मिल गया है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती हैं और फिर वायु में गति करती हैं, पुनः वही वापस जल में आती हैं, ध्वनि की गति में क्रमशः क्या होगी। तो देख लेते हैं हम। जो ध्वनि होती है सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है ठोस सॉलिड में, फिर लिक्विड यानी द्रव में, और फिर गैस में। उससे कम सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम गैस में, यानी सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। इसमें देख लेते हैं। ध्वनि जल में लोहे में चढ़ रही, तो लोहा जो है हमारा सॉलिड में आएगा, तो यानी ध्वनि जो है ध्वनि की वृद्धि हो रही है। और फिर उसके बाद गति करती हुई फिर वायु में जाती है, फिर वायु में जाएगी तो लोहे से जो है यानी सॉलिड से गैस में जाएगी, तो उसकी जो है वृद्धि घटेगी, तो इसका मतलब घटेगी, यानी पहला दूसरा। और फिर उसके बाद दिया है वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है, फिर गैस से पुनः जल में आएगी, तो इसकी वृद्धि बढ़ेगी, यानी गैस से जो है लिक्विड में जो ध्वनि होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी तीसरे नंबर पे। यानी हमारा पहला जो है बढ़ेगी, दूसरा जो है घटेगी, और तीसरा जो है बढ़ेगी। बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, तो इसमें जो है हमारा थर्ड ऑप्शन में वृद्धि ह्रास और वृद्धि हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी कथन ए में पूछा है किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। कारण दिया हुआ है घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही, ए की स्पष्टीकरण सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है हमारा ए सही किंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो कारण जो दिया है इसका गलत दिया हुआ है, यानी घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, नहीं बल्कि रुकी हुई वस्तुओं पर भी कार्य करता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर किसी स्थिर कार पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा। पहला हमारा ऑप्शन सही है और सेकंड जो है कारण गलत है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो दिया है तीसरा दिया हुआ है ए सही और आर गलत, हमारा राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीना ने प्लास्टिक की एक बोतल ली और उसमें विभिन्न तलों पर सर्वसम 3 छिद्र बनाए। उसने बोतल को पानी से भर दिया और जल के प्रवाह का परीक्षण किया। निम्न में से कौन सा कथन अवलोकन का निष्कर्ष है। तो इसमें मान लो ये प्लास्टिक की बोतल है, रीना ने 3 प्लास्टिक के बोतल लिए, सपोज दैट। तो पहले बॉटल में उसने ऊपर छिद्र किया और दूसरे बॉटल में बीच में छिद्र किया, यानी यहाँ बीच में छिद्र कर दिया, और तीसरे वाले बॉटल में उसने सबसे नीचे किनारे में छिद्र कर दिया। तो इसमें प्रेशर कम रहेगा और ये एकदम कम प्रेशर से एकदम पास में ही पानी गिरेगा, और इसमें प्रेशर उससे पहले के ए बी सी, यानी ए के मुकाबले बी में जो है प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे पानी गिरेगा। और तीसरे में जो है सबसे नीचे छिद्र किया गया है, इसमें प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, तो जब प्रेशर ऊपर से ज़्यादा लगेगा तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे गिरेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। जल 3 छिद्रों में से समान बल से बाहर आया और एक समान दूरी पर गिरा, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं। जल सर्वोच्च छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आया और न्यूनतम दूरी पर गिरा, यानी जल जो है यहाँ यहाँ छिद्र किया गया है, यानी न्यूनतम इसमें बल लग रहा है, और सबसे ऊंचाई पर छिद्र किया गया था, यानी सर्वोच्चम छिद्र सबसे ऊंचाई पर, और न्यूनतम बल इसमें न्यूनतम प्रेशर है, तो न्यूनतम प्रेशर है तो न्यूनतम दूरी पर भी ये जाके जल न्यूनतम दूरी पे ही गिरेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा जल, इसलिए राइट आंसर हमारा दूसरा ही मिल गया, तो हमारा राइट आंसर सेकंड जो है सही हो जाएगा।
बाकी तीसरा भी हम देख लेते हैं। जल सर्वोच्च छिद्र से अत्यधिक बल नहीं, अत्यधिक बल से नहीं गिरेगा, बल्कि प्रेशर इसमें कम रहेगा, फोर्स कम लगेगा। फोर्थ दिया जल निचले छिद्र से न्यूनतम न्यूनतम नहीं बल्कि ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो सबसे नीचे छिद्र रहेगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा सेकेंड ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं ऑप्शन हम। मंद परिश्रवण दर की मृदाओं में अधिक आर्द्रता होती है। पौधे खाद्य मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ परिश्रवण दर में वृद्धि करते हैं। तीसरा ऑप्शन है तीव्र परिश्रवण दर जड़ों को जल अवशोषित करने में मदद करती है। और चौथा है बृहद कणों के आकार की मृदाओं की परिश्रवण दर धीमी होती है। तो इसमें इसका जो है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। यानी मंद परिश्रवण दर जो होती है, मृदा में अधिक आर्द्रता होती है, यानी जो हमारी मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें धीरे धीरे जो जल को सोखती है, यानी धीरे धीरे पानी जो है उसमें परिश्रवण होता है, पानी लेती है या धीरे धीरे लेती है, तो उसमें आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए अधिक आर्द्रता उसी में पाई जाती है। राइट आंसर जो है हमारा पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूज तार के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें गलनांक और प्रतिरोधकता दिया हुआ है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और रजिस्टिविटी दी हुई है। तो पहला हमारा उच्च उच्च दिया है, बी ऑप्शन में निम्न उच्च दिया है, सी ऑप्शन में उच्च निम्न और डी में निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध। तो जब कहीं भी फ्यूज की तार जो हम लगाते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होता है वो लो होता है, यानी और जो प्रतिरोधकता होती है, रजिस्टिविटी होती है, वो हाई होती है। तो इसमें बी ऑप्शन में उच्च दिया हुआ है, गलनांक जो है निम्न दिया हुआ है, यानी राइट आंसर हमारा बी हमारा सेकेंड में दिया है, राइट ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों वाक्यों को पढ़िए। तो पहला ऑप्शन है हमारा वाष्पोत्सर्जन चूषण बल उत्पन्न करता है जो ऊंचे वृक्षों में जल को ऊंचाई तक पहुंचाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा वाष्पोत्सर्जन पौधों में अनुकूलतम तापमान संतुलित करने में मदद करता है। सी ऑप्शन है हमारा वाष्पोत्सर्जन जड़ों को जल के अवशोषण में सहायता करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर वो तीनों ही सही लग रहे हैं, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ए बी सी तीनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि कोई घड़ी 3:15 दर्शाती है तब यह दर्पण में कैसा दिखेगा? 3:15, 9:15, 9:15 या 3:15। जब कभी भी हम दर्पण में देखते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी 3:15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुर्गियाँ होती हैं और उनमें निषेचन होता है। पहला ऑप्शन है हमारा अंडप्रजक आंतरिक या अंडप्रजक बाहरी प्रजनन या साजीव प्रजक आंतरिक या साजीव प्रजक बाहरी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है मुर्गियाँ जो होती है अंडप्रजक होती हैं और आंतरिक इनमें निषेचन पाया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सरल लोलक की कलावधि निर्भर नहीं है। तो किस पे निर्भर नहीं है? लोलक की लंबाई या गोलक के द्रव्यमान या गोलक के पदार्थ पर, या लोलक की लंबाई दो दूरतम स्थितियों में दूरी पर, या गोलक के द्रव्यमान गोलक के पदार्थ पर, या गोलक की लंबाई या गोलक के आकार पर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी गोलक के द्रव्यमान और गोलक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्रवातों के महाविपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा अहम भूमिका निभाता है? लोगों की निकासी करना या संसाधनों के वितरण की देखभाल करना या लोगों को घर निर्माण में मदद करना या प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना यंत्र देना। इसका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ दिख रहा है, यानी सबसे पहले हम प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र देंगे, यानी पहले से ही उनको सूचित कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य दूरी 180 किलोमीटर है। तो सीता कार द्वारा दिल्ली से आगरा सफ़र करती है और उसे आगरा पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। लौटते हुए यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तब पूरी यात्रा में कितनी समय लगेगा और इस यात्रा के दौरान कार की औसत गति कितनी होगी? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड सही हो जाएगा, यानी 8 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाल रक्त कोशिकाएं यानी WBC का आकार बृहत्तम पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान
गैसों के विनिमय में मदद करता है। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, यानी जो कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं ब्लड की, वो 3 होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं के नाम से जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट से। तो इसमें पूछा है लाल रक्त यानी आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो चक्रोम के आकार का होता है, और जो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक्स और वाई तत्व हैं और संयोजन पर यौगिक एक्स बनाते हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं। एक्स और वाई के परमाणु एक समान है। तो सेकंड है हमारा, एक्स और वाई परमाणु जेड में उपस्थित है। एक्स वाई जेड के परमाणु भिन्न भिन्न है, और वाई जेड में परमाणु का वितरण एक्स और वाई दोनों से भिन्न है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जो जल बनता है, मान लो हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर हमारा जल बनता है, यानी H2O। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या एक ही प्रकार के इसमें अणु जो है तत्व लिए गए हैं तब यौगिक बना है, अलग अलग तत्व हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन दिया है एक्स वाई, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स और वाई के परमाणु समान है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु समान है? ना, बल्कि हाइड्रोजन के 2 अणु लिए गए हैं और मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक तो भिन्न भिन्न है। तो इसमें नहीं पूछा है ऑप्शन में, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्स और वाई के परमाणु एक समान है। तो यही हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो पहला आंसर ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा ने 4 परख नलियाँ ली और उन्हें ABCD नामांकित किया। उसने प्रत्येक परख नली में लोहे की एक कील डाली और निम्न पदार्थ डाले। तो तेल तेल लिया उसने, और सोडा चूना लिया, और गर्म जल लिया, और नल का जल लिया। तो हम देखते हैं जो गर्म जल में है और तेल में है, पूछा गया इसमें, उसमें सभी परख नलियाँ बंद की और कुछ दिन पश्चात प्रेक्षणों को लिखा, निम्नलिखित में कौन सा प्रेक्षण सही है। परख नली ए और सी लोहे की कील पर जंग लग जाएंगे, जबकि परख नली बी और डी में जंग नहीं लगेंगे। बी और डी तो नल का जल है, तो इसमें तो 100% वो लग जाएगा जंग, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। सेकंड है, ए और बी में लोहे की कील पर जंग लग जाया, जबकि सी और डी में जंग नहीं लगा। डी जो है टैप वाटर है, तो इसमें तो जंग लग जाएगा, तो इसमें भी हमारा कट जाएगा ऑप्शन। थर्ड है हमारा, परख नली डी में लोहे की कील पर जंग लग जाएगा, जबकि परख नली ए बी सी में कील पर जंग नहीं लगेगा। तो राइट आंसर जो है हमारा तीसरा ही हो जाएगा, यानी जो डी है उसमें जंग लग जाएगा क्योंकि वो टैप वाटर है, और ए बी सी में कील में जंग नहीं लगेगा, तो इसलिए राइट आंसर जो है हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है हमारा, विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है। सेकंड, बी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान सर्वदा वस्तुनिष्ठ है। सी ऑप्शन है, विज्ञान अंतःविषयी अध्ययन है। डी ऑप्शन है, विज्ञान सभी संस्कृतियों में एक समान है। तो विज्ञान कभी भी सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो डी इसमें दिया हुआ है, और विज्ञान जो है सर्वदा वस्तुनिष्ठ है, ये भी ऑप्शन हमारा जो है कट जाएगा बी। तो हमारा बचा ए और सी, तो ए और सी हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न वैज्ञानिक संपत्तियों एवं परिघटनाओं के विषय में बच्चों को जो सहज संपत्तियां हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों के बारे में जो सहज संपत्ति है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, वे शिक्षक द्वारा अस्वीकार लिए जाने चाहिए क्योंकि वे अप्रासंगिक है। नहीं, बल्कि बच्चे की जो परिघटनाएं हैं, बच्चों के बारे में कुछ भी बातें हैं तो उसे हम स्वीकार करेंगे, ना कि अस्वीकार। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, उन्हें बोलकर सही संपत्तियों द्वारा विस्थापित करना चाहिए। नहीं, उन्हें तुरंत ही बोलकर या बताकर कभी भी उनसे संपत्तियों को विस्थापित नहीं करना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं, उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए, तो यही ऑप्शन जो है हमारा सही लग रहा है। फोर्थ भी देख ले रहे हैं, संपत्तियों की सही समझ के लिए आकलन के लिए उपयोग करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट जो है वो हमारा बच्चा इसमें एक्टिव होगा, इसमें तर्क करेगा, तो उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए, यही हमारा तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में संपत्तियों के गैर उदाहरण प्रस्तुत करना,
संप्रत्ययों की समझ को प्रोत्साहित करता है, संप्रत्ययों की कमियों की ओर अग्रसित करता है और भ्रम पैदा करता है या विधिवत ज्ञान को बढ़ावा देता है। जब हम कोई एग्जाम्पल देकर बाहरी एग्जाम्पल देते हैं टॉपिक से हटकर, यानी गैर संप्रत्यय गैर उदाहरण देते हैं, तो वो जो है संप्रत्यय की समझ में प्रोत्साहित करता है, ना कि इस कमियां की ओर अग्रसित करता है, ना ही भ्रम पैदा करता है और ज्ञान को भी बढ़ावा नहीं देता है, तो वो संप्रत्ययों की समझ को प्रोत्साहित करता है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन एक रचनात्मक विज्ञान कक्षा कक्ष को निरूपित करता है? तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। बी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों के बहुल परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लिया गया जाता है। सी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान एवं अन्य विषय क्षेत्रों के संबंध पर विशेष बल दिया जाता है। डी ऑप्शन है हमारा, उत्तरों में वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सेकंड है, इसलिए हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के बहुल परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है, तो ABCD यानी 3 ऑप्शन हमें सबसे बेस्ट चूज करने हैं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सेकंड ABC सही हो जाएगा। और मूल्य एवं सही वैज्ञानिक उत्तरों को केंद्रित करना, यानी जो हमारा डी और वस्तुनिष्ठ को महत्व देता है और डी और ई हमारा कट जाएगा, A और BC हमारा राइट हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष का विशिष्ट लक्षण है मानकीकृत मूल्यांकन या व्यक्तिगत निर्देश योजन या एक रूपक पाठचर्या एवं निर्देश या विशिष्ट शिक्षकों द्वारा निर्देश। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत निर्देश योजना। यानी बच्चे जो हैं, किस प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे रहेंगे, अलग 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 तर्क अलग अलग धारणा वाले बच्चे रहेंगे, तो इसलिए बच्चों के अकॉर्डिंग हमें व्यक्तिगत निर्देश देना चाहिए। जिस हिसाब से मतलब बच्चा जो कमज़ोर है उसके हिसाब से हमको उसकी जो है कार्यविधि योजना जो देनी चाहिए, तो उसी हिसाब से हम व्यक्ति निर्देश योजना बनानी चाहिए, यानी अलग अलग। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र ने एक छड़ चुम्बक को धागे से लटकाया एवं अपनी कॉपी में निम्न कथन लिखे। देख लेते हैं उसने क्या कथन लिखे। पहला उसने बोला S1 में, क्षण चुंबक विश्राम की ऐसी स्थिति में आया कि उसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। SO2 है, एक मुक्त निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा अवलोकन और निष्कर्ष, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा। यानी S1 जो है वो अवलोकन है और S2 जो है वो निष्कर्ष निकल आया है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न अपसारित प्रश्न है, देख लेते हैं। तो अपसारित प्रश्न इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, शुक्र को शांत तारा क्यों कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन क्यों होता है। थर्ड ऑप्शन है, क्या होगा यदि चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण काल की अवधि एक समान न हो। फोर्थ ऑप्शन है, बुध सर्वाधिक गर्म ग्रह क्यों है। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा। जब कभी भी ओपन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अपसारी क्वेश्चन होते हैं, और जब कभी क्लोज टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं यानी बंद क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो हमारे अभिसारी होते हैं। तो अपसारी पूछा है यानी फैलाव, यानी किस जिसके जो है अलग अलग प्रकार के अलग अलग तर्क द्वारा उत्तर दिए जा सके, एक से अधिक उत्तर हो, ओपन टाइप क्वेश्चन यानी अपसारी क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा जो है थर्ड में पूछा गया, यानी क्या होगा यदि चंद्रमा घूर्णन परिक्रमण काल की अवधि एक समान हो। तो हमारा राइट आंसर जो है वो तीसरा ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य दिया। क्या कार्य दिया, तो चलिए देखते हैं। अपने पड़ोस के 10 छात्र बच्चों के आहार एवं भोजन की आदतों को ज्ञात करने के लिए उनका साक्षात्कार करो। प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों में स्वस्थ आहार के पैटर्न की पहचान करो। इस क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कौशल का प्रोत्साहित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा है पहला, अवलोकन परिचालक परिभाषा। सेकेंड है संप्रेषण परिचालक परिभाषा बनाना। तीसरा है हमारा अवलोकन या प्रश्न पूछना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अवलोकन या संप्रेषण। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ही हो जाएगा, यानी संप्रेषण परिचालक और परिभाषा बनाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों को स्टेम संबंधित पेशा चुनने के लिए विज्ञान का एक शिक्षक निम्न में से कौन सी युक्ति का उपयोग कर सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा लिंग संवेदी भाषा का उपयोग करके
लिंग संवेदी भाषा का प्रयोग करके। सेकंड ऑप्शन है हमारा कक्षा में महिलाओं वैज्ञानिक को आमंत्रित करके। तीसरा है रूढ़वादी धारणाओं को साधने के लिए विद्यार्थियों को सम्मिलित करना। और कक्षा में लिंग आधारित समूह बनाना और बालिकाओं के लिए पृथक निर्देश देना। कभी भी कक्षा में लिंग संबंधित अलग अलग यानी अलग अलग लिंग समूह से आधारित कक्षा नहीं बनानी चाहिए और कभी भी बच्चों को पृथक कर करके बालिकाओं के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए, बल्कि एक साथ समावेशित शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो ए बी सी हमारा सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी ABC राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न विज्ञान की में अधिगमकर्ताओं के अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी योजना वांछनीय है। तो सबसे पहला है समाहर्ता के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक रूप कार्य देना। सेकंड ऑप्शन है हमारा अधिगमकर्ताओं के गलत उत्तरों की नज़रअंदाज करना। और थर्ड ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की विवेचना को महत्व देना। तो इसका जो है सबसे हमारा आंसर बेस्ट दिख रहा है अधिगमकर्ताओं की विवेचना को महत्व देना, यानी शिक्षार्थी जो इस बारे में बोल रहे हैं तो उनकी बोलने की जो शैली है या किसी चीज़ के किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो उनकी विवेचना कर रहे हैं किसी चीज़ टॉपिक में, तो उनकी विवेचनाओं को हाँ अधिगमकर्ता यानी जो बालक रहेगा उसको अधिगमकर्ता बोलेंगे, तो वो उसकी विवेचनाओं को महत्व दिया जाना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको? ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट हमारे इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।